हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने एसएससी करंट प्रकाशन 9005 प्लस मैथ बुक का सोल्यूशन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एवरेज चैप्टर शुरू किया था और एवरेज चैप्टर के हमने टाइप 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। टाइप 5 के भी हमने 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलने वाला है मैथ का फुल सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्स संख्याओं का औसत वाई है और वाई संख्याओं का औसत एक्स है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, ये हमको बताना है। तो देखिएगा, इसको कई तरीके से कर सकते हैं और हम कई तरीके से एवरेज के क्वेश्चन बताते आए हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 पहला तरीका क्या है। देखिएगा, एक्स संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक्स संख्याओं का औसत क्या है, वाई है। अब हमको अगर संख्याओं का योग निकालना होता है तो क्या करते हैं, औसत गुणे क्या हो जाता है, क्योंकि सूत्र क्या होता है, एवरेज। एवरेज बराबर सूत्र होता है सम बटे एन होता है। अगर हमको योग मतलब सम निकालना हो तो क्या हो जाता है, एवरेज गुणे एन, मतलब संख्या गुणे एवरेज। तो संख्या क्या है, एक्स गुणे एवरेज क्या है, वाई। तो सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो एक्स वाई निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये हम बार बार तो बताएंगे नहीं, आप एक बार समझिएगा, फिर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और बाद में भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, आगे बोला है वाई संख्याओं का औसत एक्स है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। वाई संख्याओं का औसत क्या है, एक्स है, तो कुल योग क्या हो जाएगा, ये भी एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि इसका इसका गुणा होगा तब भी वही आ जाएगा। अब देखिएगा, आगे बोला है, कह रहा है तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, तो पहले संख्या एक्स, फिर कितनी वाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या कितनी, एक्स प्लस वाई। दोनों का योग कितना हो जाएगा, एक्स वाई, और ये दोनों सेम सेम है तो 2xy हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए, x प्लस वाई संख्याओं का योग कितना है, 2xy। तो योग बराबर, अब औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग क्या है, 2xy, संख्या क्या है, x प्लस वाई। अगर इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा यही आएगा, जो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा तरीका क्या है कि अब दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत लिख सकते हैं यहाँ पे, सभी संख्याओं का औसत बराबर संख्या कितनी है, पहले x है, उसका औसत क्या है, y, प्लस दोबारा में संख्या क्या है, y है, उसका औसत क्या है, x है, बटे संख्या कितनी है, एक बार संख्या x है, दूसरी बार y है, ये संख्या हमारी निकल के आ गई। अब देखते हैं, दोनों का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xy बटे एक्स प्लस वाई। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एकदम वही तरीका, थोड़ा सा चेंजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, ये बताना है। तो देखिएगा, एक्स संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, वाई स्क्वायर, तो कुल योग क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे बोला, वाई संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो कुल औसत क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे सॉरी गुणे वाई हो जाएगा, या इंटू वाई, ऐसे कर सकते हैं। आगे क्या है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का औसत, तो पहले संख्या x, फिर क्या है y, तो सभी संख्या है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई। सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाई सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक्स प्लस वाई संख्याओं का योग कितना निकला, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई निकल के आ गया।
अब हमको एवरेज निकालना है, तो योग बटे क्या होता है, संख्या। तो योग कितना है, ये दिया गया है। एवरेज निकालना तो इसको क्या कर देते हैं, इससे भाग कर देते हैं, एवरेज निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे भाग होगा नहीं। इन दोनों से क्या कॉमन ले लेते हैं, दोनों में एक्स वाई कॉमन मिल रहा है, यहाँ से एक्स मिल रहा है, यहाँ भी वाई मिल रहा है, यहाँ एक्स और यहाँ वाई भी मिल रहा है। तो दोनों में एक्स वाई कॉमन लिए, बचा क्या, यहाँ से एक्स कॉमन मिल गया, यहाँ से वाई, एक वाई कॉमन मिला तो एक वाई यहाँ पे बच जाएगा, प्लस यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे एक्स बच जाएगा, बटे एक्स प्लस वाई। फ्रेंड्स यहाँ पे x प्लस वाई दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y प्लस एक्स दिया गया है, इसको x प्लस लिख सकते हैं। जैसे कि हम क्या है 3+2 अगर हो तो उसको 2+3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने पर क्या आएगा 6, जोड़ने पर 5 ही आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, देखिएगा अगर इसको हम क्या कर दें एक्स वाई और एक्स प्लस वाई ऐसे लिख लें, एक्स प्लस वाई, यहाँ ये कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स वाई बच जाएगा, जो कि यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन सभी समझ में आए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, शेष सफेद रंग की हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए हो, तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देखते हैं, इसको भी एलिगेशन से करते हैं। पहले क्या है लाल गेंद, फिर क्या है सफेद गेंद, लाल गेंद और फिर क्या है सफेद गेंद। लाल गेंदों का औसत कितना है 25 रुपए, सफेद गेंदों का औसत कितना है 30 रुपए है, और कुल औसत कितना है, कुल औसत कितना है 28 रुपए। तो यहां से रेशियो निकाल लेते हैं, 30 से 28 जाएगा 2 बचेगा, 28 से 25 जाएगा 3 बचेगा। लाल गेंदों का रेशियो कितना निकला 2, सफेद गेंदों का रेशियो कितना निकला 3। अब कह रहा है कुल गेंदें कितनी हैं 10 हैं। तो यहाँ पे कुल गेंदें कितनी हैं 10, हमको बताना है सफेद गेंदों की संख्या। सफेद का रेशियो क्या है 3। जो पूछे वो हमेशा क्या रखना है, उसको ऊपर रखना है। और कुल कितना है 3, 2 और 3 5 गुणे 10। अब देखिए इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 100 नहीं 10 होगा। तो इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, अगर आप इस तरीके से फ्रैक्शन ना बनाए तो क्या करेंगे। अब देखिए कुल गेंदे क्या है, कुल गेंदे तो 10 हैं। तो यहाँ पे रेशियो देखना है कुल कितना है, 2 और 3 5, 5 का रेशियो, कुल रेशियो 5 है। तो 5 यूनिट का मान कितना है 10 है। 1 यूनिट का अगर मान निकाले तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 2, तो सफेद गेंदों का रेशियो कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान क्या 2 में क्या करेंगे 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपए दाम वाली खरीदी। एक आदमी 13 वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक वस्तु क्या है 70 रुपए की दाम वाली है। तो अगर प्रत्येक वर्ष 70 रुपए दाम वाली है, तो फ्रेंड्स अगर आपसे हम पूछे कि 13 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 13 को 70 से गुणा कर दीजिए, मूल्य निकल के आ जाएगा। आगे बोल रहा है 15 वस्तुएं 60 रुपए दाम वाली, आगे बोल रहा है और 12 वस्तुएं 65 रुपए दाम वाली, प्रति वस्तु का औसत दाम क्या होगा। तो अगर हमको कुल रुपए पता हो तो उनको क्या कर देंगे, कुल रुपए को कुल वस्तुओं से भाग कर दें, कुल रुपए को कुल वस्तुओं से भाग कर दें तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा डायरेक्ट इसको करते हैं सूत्र लगा के,
क्वेश्चन नंबर 26 है। सभी क्या दिया गया है, यहां दिया गया प्रति वस्तु का औसत बराबर, प्रति वस्तु का औसत, यहाँ पे थोड़ा तिरछा तिरछा लाइन जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी राइटिंग नहीं आती अच्छी, इसलिए तिरछा भागता है हमसे। प्रति वस्तु का औसत मूल्य, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु 70 रुपए की, तो 13 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, 13 × 70 प्लस, आगे बोल रहा है कितनी वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 60 रुपए प्लस, आगे बोल रहा है 12 वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है, 65 रुपए, बटे वस्तुएं कुल कितनी है, पहले 13, फिर 15, 13 15 28 और 12 40, ये क्या हो जाएगा बटे 40। आप देखिए इसको हल करते हैं, 7 ये 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91, जीरो है तो 910 हो जाएगा, लिख देंगे जीरो, 15 छक्का 90, जीरो है तो जीरो लिख देंगे, 90 900 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 12 पंजे 60 का, जीरो कैरी कितना 6, 12 छंग 72 और 6 78 हो जाएगा, मतलब 780 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 9 9 दूनी 18, 18 में अगर हम 700 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 18 7 2500 हो जाएगा, और 2500 में अगर 80 जोड़ दें तो 2580 हो जाएगा, 2580 में अगर 10 और जोड़ दें तो 2590 हो जाएगा, कितना 2590 बटे 40 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको काट देते हैं, जीरो जीरो काट दिए, अब यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, 25 से 24 जाएगा, एक बच जाएगा 19 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 19 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 3 में जीरो बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 7 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 30 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो कितना आया 64.75 रुपए, क्या आ गया हमारा प्रति वस्तु का औसत मूल्य आ गया, जो कि ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया 10 पार्सलों का औसत वजन कितना है, 1.7 किलोग्राम है, एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन कितना हो जाता है, 60 ग्राम कम हो जाता है, नए पार्सल का वजन कितना ग्राम है ये हमको बताना है। तो देखिएगा ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 पार्सल है जिनका औसत कितना है 1.7 केजी है, 1.7 केजी, अगर इसको हम किलो में बदल दें तो क्या करेंगे, मतलब किलो में तो है ही है, अगर हम इसको कुल योग मतलब कुल वजन निकाल लें, 10 जो पार्सल हैं उनका औसत वजन तो 1.7 केजी है, अगर कुल वजन निकालेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज को पार्सलों से गुणा, तो गुणा करेंगे वन ये जीरो सॉरी 1.7 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 केजी निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा 10 पार्सलों का कुल वजन कितना है 17 केजी, आगे बोला है कह रहा है एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है, 60 ग्राम क्या हो जाता है कम हो जाता है जब नया पार्सल मिलाया जाता है, 10 पार्सल पहले थे, एक और मिलाया गया तो पार्सल कितने हो गए 11, अब इनका औसत वजन कह रहा है 60 ग्राम कम हो जाता है, पहले वजन कितना था, पहले वजन था 1.7 केजी, 1.7 केजी, लेकिन आप फ्रेंड्स बताइए 1.7 केजी है तो इसको ग्राम में बदलेंगे, ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम है, अगर उसको ग्राम में बदलना है तो क्या कर देंगे 1000 से गुणा,
तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो दिया गया है 1.7 केजी किलोग्राम, सॉरी 1.7 केजी दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे? 1000 से गुणा। जब 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1700 केजी। कितना? 1700 केजी निकल के आ जाएगा। सॉरी 1700 ग्राम, केजी नहीं, 1700 ग्राम निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा, कह रहा था जब एक प्रेक्षक इसमें एक पार्सल शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज 60 कम हो जाता है। पहले एवरेज कितना था? 1.7 केजी। जब उसको ग्राम में बदले तो 1700 ग्राम। अब 60 ग्राम कम हो जाता है तो 1700 ग्राम से 60 ग्राम घटा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, यहां से एक कैरी लेंगे, पहले जीरो जीरो कर लेते हैं तो जीरो आएगा, कैरी लेंगे 10, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ क्या बच जाएगा? ये तो 16 बच ही जाएगा। इसका मतलब 2 के बाद क्या था? अब देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1600, कितना हो जाएगा? 1640 ग्राम हो जाएगा। 1640 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदले तो क्या हो जाएगा? फिर 1000 से भाग कर देते हैं इसको, तो 3 जीरो काटेंगे, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब कितना आएगा? 1.64, 1.64 केजी, जब 60 ग्राम कम होने के बाद। फ्रेंड्स, अगर चाहते तो हम इतना ही डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आपको समझाने के लिए ये हम इतना किए हैं। अब देखिए, 11 पार्सल जिनका औसत कितना है? 1.64 केजी है। तो इनका कुल वजन क्या हो जाएगा? कुल वजन के लिए क्या करेंगे? इसका इसका गुणा कर देंगे, तो 1.64 केजी का गुणा किससे करेंगे? 11 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? वही आएगा, एक से गुणा करेंगे तो 6, 1 गुणे 4, 6, 1, ये 4 और 0 और 6 7 और 1 8 और ये 1800 क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद लगा? 2 के बाद, तो यहाँ पे लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा? 18.04 केजी हो जाएगा। अब देखिएगा, आगे इसको हल करते हैं। अब एक स्टेप में आंसर आने वाला है, देखिएगा। बोल रहा था नए पार्सल का वजन कितना किलोग्राम है? तो यहाँ पहले पार्सल कितना थे? 10, फिर एक जोड़ा गया तो कितना हो गया? 11। तो 11 पार्सल का वजन कितना? 18.04 केजी निकला। तो यहाँ से एक पार्सल का वजन निकालना है जो कि जोड़ा गया था, तो 11 से क्या करेंगे? 10 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक पार्सल बचेगा। अब यहां से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ भी तो घटाना पड़ेगा, इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18.01 से 04 से 17 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1.04 केजी बच जाएगा। एक पार्सल का वजन कितना निकला? 1.04 केजी निकला। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम एवरेज निकालने की, क्योंकि उसमें कह रहा नए पार्सल का वजन, इसमें पूछ रहा नए पार्सल का वजन क्या हो जाएगा, तो नया पार्सल कितना है? 1.4 केजी, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर एवरेज ही पूछता तो हम क्या करते? एक से इसको भाग करते तो क्या आ जाता? यही तो आता, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। सिर्फ क्या करना था? उनकी राशियों को बराबर करना था, तभी यहाँ पे घटा पाते। और अगर आपको पता है तो आप सिंपल में घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, उस क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो उस क्वेश्चन का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, 0, 2 और 4 द्वारा बनी वृत्तम मतलब बड़ी, और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा? मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का औसत औसत क्या होगा? तो अगर हम वृत्तम संख्या निकालें, क्या है? 0, 2, 4 की वृत्तम संख्या क्या हो जाएगी? वृत्तम संख्या मतलब अगर हमको कोई अंक दिए गए हैं और कह रहा है उसकी बड़ी संख्या बनाओ। अगर यहाँ पे इसको फिर से लिख लेते हैं, देखिएगा,
0, 2 का तथा 4 की बृहत्तम संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमको कोई अंक दिए गए हैं और पूछ ले कि उसकी बृहत्तम संख्या बताओ, मतलब बड़ी संख्या बताओ, उनकी बन के जैसे अंक दे दे, मान ले दे देते हैं 1, 5, 7, 3, ये 4 अंक दे दे और कह दे इससे कोई बड़ी, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाओ जो सबसे बड़ी बने। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, एक तो हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा, 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 1, मतलब सबसे बड़ी संख्या यही होगी जो इन अंकों से बनेगी। तो यहाँ भी देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, 4, उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 0। तो सबसे बड़ी संख्या बन गई, क्या हो गई, 420। 420 हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब क्या है, लघुत्तम संख्या, 0, 2 तथा 4 की लघुत्तम संख्या। लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी, देखिए लघुत्तम संख्या हमारी क्या होगी। अब अगर लघुत्तम संख्या पूछे तो लघुत्तम संख्या, तो आप कहेंगे आप इसको उल्टा कर दो, 2, 4 और 6, ये लघुत्तम संख्या। तो ये संख्या तो भैया संख्या ही नहीं हुई, क्योंकि इसमें तो दो ही संख्या है, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। हमको तीनों संख्याओं, तीनों जो अंक दिए गए हैं उनका प्रयोग करके संख्या बनानी है। तो संख्या क्या हो जाएगी, पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ये संख्या हमारी बन के आ गई। दो संख्या बनी, बड़ी संख्या क्या है 420, छोटी संख्या 204 है। अब क्या कह रहा है, संख्याओं का औसत क्या होगा, जो दोनों संख्याएं बनी हैं उनका औसत क्या होगा। तो औसत निकालना है, तो औसत बराबर संख्याएं 420 प्लस 204 बटे क्या हो जाएगा, संख्याएं कितनी है, दो, एक और दो संख्याएं, जोड़ लेते हैं दोनों को, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 और 2, 2 हो जाएगा, 2 और 4, 6 हो जाएगा बटे 2। इसको भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा, 312 निकल के आ जाएगा। 312 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत खर्च कितना है। वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत खर्च कितना है, 2200। अगले 4 महीनों का औसत खर्च कितना है, 2550। और अंतिम 5 महीनों का औसत खर्च कितना है, 3120 है रुपए है। तदनुसार यदि उसके पूरे वर्ष की कुल बचत कितनी है, 1260 रुपए है, तो औसत मासिक आय कितनी होगी। तो फ्रेंड्स अगर हमको पूरे वर्ष की कुल आय पता हो, पूरे वर्ष की अगर कुल आय पता हो तो उसको क्या मासिक आय, मासिक औसत आय निकालना है। तो पूरे वर्ष की अगर कुल औसत आय, जब कुल आय पता हो तो क्या करेंगे, उसको 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो उसको 12 से भाग कर देंगे तो हमारी औसत मासिक आय निकल के आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर हम निकाल दें उसकी क्या, ये तो खर्च दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले 3 महीनों का खर्च कितना है, 2200। तो कुल खर्च निकाल लेते हैं, कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च क्या हो जाएगा, पहले 3 महीनों तक कितना रुपया खर्च करता है, 2200 रुपये खर्च करता है। फिर अगले 4 महीनों के लिए कितने रुपए खर्च करता है, अगले 4 महीनों तक कितने रुपए प्रत्येक महीने खर्चा करता है, 2250 रुपए। फिर अगले अंतिम जो 5 महीने बचते हैं उनमें कितना खर्च करता है, ये खर्च करता है 3120 रुपए, मतलब 3120 रुपए। आगे देखिएगा तो हमारा अगर इनको निकाले तो कुल खर्च निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। यहाँ पे पहले 3 महीनों का
फिर 4 महीनों का, 4 3 7, फिर 3 महीनों, फिर 5 महीनों का, तो 12 महीने। अब अगर निकाल ले कुल खर्च, वर्ष का कुल खर्च निकल के आ जाएगा। गुणा करते हैं 22 66, 2 जीरो है तो लिख देते हैं। अब यहाँ 225 का गुणा अगर 4 से करेंगे कितना आएगा, 900 आएगा, और एक जीरो है लिख देते हैं, प्लस। फ्रेंड्स आपको कैलकुलेशन करना बहुत जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पची क्या हो जाएगा 15, और 12 पंजी 60, मतलब 1500 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। जीरो है तो एक जीरो लिख लेते हैं। आगे देखिएगा, अब इसको किस तरीके से करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगा, कुल खर्च निकल के आ जाएगा, वर्ष में कितना खर्च होता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिएगा ये कितना है 15,000, 15,000 में 9,000 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15,000 में अगर 9,000 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। 24,000 में अगर 6,000 जोड़ लें, पूरे पूरे 6,000 जोड़े तो कितना हो जाएगा 30,000। अब बचा कौन सा, ये 600 और ये 600, तो 600 600 1200, और 30,000 कितना, 31,200। 31,200 क्या है, उसके परिवार का कुल खर्च है कितना, 31,200। तो अभी तो हमारी क्या निकली, अभी तो हमारा निकला परिवार का कुल खर्च। अगर परिवार की कुल आय निकालें, देखो परिवार की कुल, परिवार की कुल आय, तो फ्रेंड्स आय बराबर सूत्र क्या होता है, अगर आय बराबर यहाँ सूत्र देखें तो क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ये तो आपको सूत्र पता ही होगा, क्योंकि ये तो सूत्र नहीं मान लेते हैं, अपने मन से बनता है। कैसे, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए थे, आपने क्या किए, 100 रुपए में 70 रुपए खर्चे कर दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 30 रुपए बच जाएंगे। और अगर आपके पास 30 रुपए बच गए, तो अब पूछे कि आपके पास पहले कितने रुपए थे, अगर आपने 70 रुपए खर्च किए, 30 रुपए बच गए, तो आपके पास कुल कितने रुपए पहले थे। तो खर्च मतलब खर्च, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खर्च और प्लस बचत, जितने रुपए बचे और जितने खर्च हुए दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, आय निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये सिंपल फार्मूला बन जाता है, और ये होता भी है, तो आप समझ लीजिए। देखिएगा, परिवार की कुल आय कितनी हो जाएगी, ये क्या है, खर्च है, खर्च प्लस बचत। सूत्र होता है कुल आय बराबर खर्च प्लस बचत। खर्च कितना है, 31,200 है, खर्च कितना है, 31,200 है। बचत कितनी दी गई है, बचत उसमें दी गई है क्वेश्चन में 1,260 रुपए, 1,260 रुपए। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, जीरो जीरो जीरो, 6 जीरो 6, 2 2 4, 1 1 2, और ये 3, मतलब कितना हो जाएगा, उसके परिवार की कुल आय कितनी हो जाएगी, 32,460 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे कितनी थी, 31,200। कुल आय कितनी निकल के आ गई, 32,460 रुपए निकल के आ गई। तो हमसे क्या कह रहा है, तो मासिक औसत कितना है, तो औसत मासिक आय कितनी है, तो औसत मासिक आय ये तो 12 वर्ष की है, सॉरी 12 वर्ष नहीं, 12 महीने, 1 वर्ष की कुल आय है। तो यहाँ पे मासिक औसत निकालना है, तो देखिएगा यहाँ पे 1 वर्ष लिख सकते हो, 1 वर्ष की, ये 1 वर्ष की परिवार की कुल आय कितनी है, 32,460 रुपए। अब देखिएगा औसत मासिक खर्च, औसत मासिक खर्च, औसत मासिक खर्च क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा औसत मासिक खर्च क्या हो जाएगा, जो कुल आय निकली है उसको 12 से भाग कर देते हैं, मासिक निकल आ जाएगा, 32,460/12 हो जाएगा। इसको 12 से भाग करेंगे, देखिएगा तो ये हो जाएगा
12 दूना 24 हो जाएगा। 32 से अगर 24 जाए तो कितना बचेगा? 32 से 24 जाए तो 8 बचेगा। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 12 सत्ते 84 हो गया। फिर क्या बचा? ये 60 बच गया। तो 12 पंजे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कितना निकल के आ गया? 2705। 2705 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 2705 ऑप्शन में नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2805 होगा क्या, देख लेते हैं। फिर से इसको देख लेते हैं, ये कितना है? 32,460 है। इसको जोड़े तो 0 और ये 6 और ये 2 2 4, ये 1 1 2 और ये 3। इसको भाग करेंगे, 12 दूना 24 और 6 क्या हो जाएगा? 8 बचेगा 84। 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 12 पंजे 60 हो जाएगा। फ्रेंड्स इतना ही आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप आंसर कितना होगा या फिर कुछ और होगा। यहाँ पे हमको तो लग रहा है 27 होना चाहिए कहीं पे, या फिर इसमें कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो इसको देख लीजिएगा आप। फिलहाल मेथड यही है, आप इसी तरीके से कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फ्रेंड्स ये बुक से फोटो लिया गया है और बुक थोड़ा सा फटी हुई थी, इसलिए इस तरीके का फोटो है। तो प्लीज फ्रेंड्स आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 था। उनमें सबसे अच्छे उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसत कितना था? औसतन 80 अंक मिले। और सबसे खराब 25% छात्रों को औसतन 31 अंक मिले। तथा शेष 55% छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिएगा, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना है? 52 है। फ्रेंड्स समांतर माध्य बोलो या औसत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों को औसतन कितने अंक मिले? 80 अंक मिले। और 25% छात्रों को कितने अंक मिले? 31 अंक मिले। शेष छात्रों को कितने मिले? 55 अंक मिले। तो औसत बताना है, तो देखिएगा कुल कितने छात्र हैं? 52 छात्र हैं, ये आपको याद रखना है। कुल कितने छात्र हैं? 52 छात्र हैं। सॉरी, समांतर माध्य कितना है? 52 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है 20% छात्रों को कितने औसतन अंक मिले? 80% मिले। 20% छात्रों को कितने मिले? 80 अंक मिले। अब देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है और 80 और 25% छात्रों को कितने अंक मिले? 31 अंक मिले। 25% जो छात्र हैं उनको कितने अंक मिलते हैं? 31 अंक मिलते हैं, प्लस 31 अंक मिलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है तथा शेष 55% छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या है, ये हमको बताना है। तो पहले क्या है? 20% छात्र और फिर 25% छात्र। शेष बचे कितने? 55% छात्र बचे। उनका औसत प्राप्तांक क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिएगा, शेष 55% का क्या है, ये हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं। अब देखिएगा शेष 55% छात्रों का, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेष 55%, तो प्लस x गुणे 55 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे समांतर माध्य क्या दिया गया है? समांतर माध्य कितना दिया गया है? 52 दिया गया है। कितना है? 52 है। अब छात्र हैं कितने? तो ये क्या हो जाएगा? छात्र है कितने? तो ये मान लेते हैं छात्र कितने हैं। पहले कितने छात्र थे? यहाँ पे पहले 20% छात्र थे, फिर 52, 25%, फिर कितने छात्र? 55%। तो छात्र कितने हैं? 100% मान लेते हैं, 100 छात्र हैं।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 जीरो है तो जीरो, प्लस 25 एकम 25 के 5 और 25 या 75 और 2 क्या हो जाएगा 77। सॉरी ऐसे नहीं हुआ, 25 एकम 25 के 5 हासिल आए 2। अब ये कितना हो जाएगा, 25 या 75 और 2 क्या हो जाएगा 77। हाँ ऐसे होगा, 77 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 55 एक्स हो जाएगा बटे। अब देखिए बटे 100 है तो इसका गुणा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो 5200 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 7 6 13 के 3 और एक 2 प्लस 55 एक्स बराबर 5200 हो जाएगा। ये 55 एक्स इधर ही रोक लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 5200, इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा 2375। आगे देखिएगा, आगे क्या है, इसको करते हैं x बराबर, इसको घटा लेते हैं तो 5200 से अब घटाएंगे कितना 2375, तो कितना बचेगा, इसमें कैरी लेंगे 10 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 9 9 से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 11 11 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 4 से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, कितना बचेगा 2825 बचेगा। और जो 55 है यहाँ पे डायरेक्ट इसको लाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, काटेंगे देखिएगा 5 से काट देते हैं तो 11 बार जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 50 25 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 शाम 25 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए फिर से काट देंगे 5 शाम 25, 28 से 25 जाएगा 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 32 से 30 जाएगा 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 50 25 एक्स बराबर कितना है, ये 565/11 हो जाएगा, 565/11। अब इसको काटते हैं देखिएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, काटते हैं 11 पंजे 55 के 5, इसको इधर ले लिखते हैं 11 पंजे 55 के 5, एक बचा 15 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 15 से 11 जाएगा 4 बचेगा 40 हो जाएगा, पॉइंट लगा लिए तो 11 3 33 हो जाएगा, 40 से 33 जाएगा क्या बचेगा 7 बचेगा, पॉइंट लगा 70 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51.36%, 51.36%, जो कि लगभग में इसमें आंसर दिया गया है, तो लगभग में हम इसको 40 लिख सकते हैं, तो 51.40% या फिर 4% डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 है ये, क्वेश्चन नंबर 31, या फिर आप देख लीजिए हम सही कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेवानिवृत्त पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। औसत वेतन जो है उसके आधे के बराबर उसकी पेंशन है। उसका वेतन कितना है, उसका वेतन रुपए 1/1/2003 से 380 प्रतिमाह है। 1/1/2003 से कितने रुपए 380 प्रतिमाह है। आगे बोल रहा है 1/1/10/2003 कमा 1/10/2004 तथा रुपए 1/10/2005 को 40 की वृद्धि के साथ यदि वह 1/1/2006 को सेवानिवृत्त हुआ तो उसे कितनी पेंशन मिलती है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। तो देखिएगा, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
इस तरीके का क्वेश्चन काफी लोग छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया गया है पहले, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है उसका वेतन। उसका वेतन क्या है, 3 वर्ष में उसका वेतन कुल कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। मान लेते हैं पहली क्या है, डेट देखते हैं 1/1/2003। आप थोड़ा समझिएगा, 1/1/2003 को उसका वेतन कितना है, 1/1/2003 को उसका, उसके वेतन में कितने 300 प्रति माह क्या हुआ, उसका वेतन कितना है 380 प्रति माह। 1/1/2003 को उसका वेतन कितना है 380 रुपए प्रति माह है। आगे बोला है 1/1/10/2003 कॉमा 1/10/2004 तथा फिर अब दो संख्या दो, पहले एक स्टेप को लेते हैं 1/1/2010, 1/1/2010 नहीं 2003 ही है। तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रतिमाह है इसका वेतन, तो यहाँ पे देखते हैं एक से कितना बढ़ा, यहाँ तो सन तो वही है लेकिन माह क्या हुआ, 1 महीने से 10 महीने हो गया, मतलब 9 महीने क्या हुआ उसका वेतन चलता गया कितना 380 रुपए। तो आपको यहाँ पे समझना होगा 9 महीने तक उसका वेतन चलता रहा, तो 9 × 380 प्लस, आगे देखिएगा यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं ऐसे, क्या होगा उसका 3 वर्षों का वेतन बराबर 380 × 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 या फिर हम पहले 9 लिख लेते हैं, 9 माह तक कितना वेतन रहा 380 प्लस, आगे क्या है, अब इसको इस डेट को हटा देते हैं, इसको हटाते हैं इसका काम खत्म। अब इस डेट से बढ़ते हैं आगे, आगे क्या दिया गया है 1/10/2003 से 1/10/2004, 1/10/2004। तो यहाँ पे देखिए 1/10/2004 तक गए तो सेम डेट क्या है सेम है, महीने क्या है सेम है, दिन क्या है सेम है, लेकिन क्या हुआ 3 से क्या हो गया 4, मतलब एक अगले 1 वर्षों तक क्या हुआ उसका वेतन कितना हुआ 480। लेकिन कह रहा है प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हो जाती है 40 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो 480, सॉरी 380 है ये, 480 बोल दिए, प्लस ये क्या हुआ 40 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 420, मतलब अगले साल वेतन कितना हो जाएगा 12 माह के लिए 420 हो जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं देखिएगा, अब क्या है वेतन उसका 420 है। आगे देखिएगा, आगे अब इस डेट को मिटा देते हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं रह गया, अब इसको आगे लेके चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे बोला 1/10/2005 को 40 की वृद्धि के साथ, तो 40 की वृद्धि उस समय हो रही है 1/10/2005, 1/10/2005 को, यहाँ पे क्या है दिन और दिन समान है, डेट समान है दोनों की, लेकिन क्या है वर्ष बदल गया है। तो यहाँ पे क्या है 4 से 5 हुआ, मतलब 1 वर्ष बढ़ा, तो यहाँ पे 60 तक फिर वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 0, 8 और 4 480, ये 12 महीनों के लिए कितनी 480 हो जाएगी। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोला यदि वहां 1/1/2006 को सेवानिवृत्त हुआ, मतलब इसका भी काम खत्म। अब आगे इससे बढ़ते हैं, अब बोल रहा कि 1/10/2005 से क्या हुआ, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी करता रहा और आगे कितना हुआ, आगे देखिए 1/1/2006 को सेवानिवृत्त हो गया, 1/1/2006 को सेवानिवृत्त हो गया। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, इसमें यहाँ पे क्या होगा, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक एक डेट तो समान है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10वां महीना चल रहा है, 10वां महीने का मतलब होता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद फिर पहला महीना जनवरी आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट फिर तुरंत जनवरी में क्या 2006 लग जाएगा, इसका मतलब अगले आगे क्या करता है 3 महीने तक ही सेवा देता है, 3 महीने तक ही क्या करता है सेवा देता है। तो 3 महीने तक जब सेवा देगा तो इसमें क्या हो जाएगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीनों तक जब सेवा देता है तो आगे उसका वेतन कितना हो जाएगा। यहाँ पे 40 की वृद्धि होगी। तो देखिएगा आगे क्या है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये क्या है, वार्षिक वृद्धि कितनी होती है, 60 रुपए होती है। तो अगर वो 3 महीने तक ही करता है तो उसके वेतन में कितनी की वृद्धि होगी। तो 3 महीने के करता है तो उसके वेतन में कितनी की वृद्धि होगी, 20 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 गुणे 500 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 500 हो जाएगा। तो इसको अब आगे कर लेते हैं, देखिएगा इसको करते हैं तो गुणा हो जाएगा ये 0 9, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 है 72 के, 2 9 27 और 7 कितना हो जाएगा, 27 7 34 प्लस इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 12 दूना 24 के 4, 12 चौको 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। प्लस ये देखिए 12, ये हो जाएगा 0, 12 अट्ठे 96 के 6, 12 चौको 48 और 9 क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 पच्ची 15 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जोड़ लेते हैं 1 सेकंड के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे हमको लगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, जब 40 की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे पहले 40 की वृद्धि हुई, फिर अगली बार 40 की वृद्धि, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 60 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 60 हो जाएगा यहाँ पे, 60 460 और यहाँ पे 500, ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ 460 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं फिर से। ये 0, 5 12 6 72 के 2, 12 चौको 48 और 7 55 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखिएगा आप। अब यहाँ पे देखिएगा इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जोड़िए इसको। तो इसको जोड़ेंगे तो इसको आप ऐसे ही जोड़ लीजिए या फिर लिख के जोड़िए, कैसे भी जोड़िए। तो देखिएगा इसको हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 5 10 10, यहाँ 0 है 10 ही रहेगा, 4 14 14 के 4 हो जाएगा। हासिल क्या आया, 1 आया। 1 5 6 हो जाएगा, 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11, 11 और 3 क्या हो जाएगा, 14, 14 1 15 हो जाएगा। कितना कितना आया, 15,480, 15,480 आया। कितना आया, 15,480 आया। तो ये 15,480 क्या है, 3 वर्षों का वेतन है। 15,480 क्या है, 3 वर्षों का वेतन है। तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम वार्षिक वेतन निकालें, क्या कर दें, यहाँ पे वार्षिक वेतन निकालें। उसमें पूछ क्या रहा है, उसमें कह रहा तो उसे कितनी पेंशन मिलती है, तो पेंशन पूछ रहा है, कह रहा पेंशन। तो उसकी पेंशन क्या है, कह रहा था पेंशन, आगे बोल रहा था क्वेश्चन में सबसे आगे, पेंशन उसकी क्या है, वार्षिक सेवानिवृत्ति पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। औसत वेतन के क्या है, आधे के बराबर है। उसका वेतन 1 1 2003 से 2003 तक प्रति माह है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको माह में बदले, 1 माह का वेतन निकाले, 1 माह का वेतन, या फिर प्रतिमाह वेतन निकालें। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिमाह, प्रतिमाह वेतन। तो ये क्या हो जाएगा, 15,480 बटे 3 वर्ष में कितने महीने, 36 माह। तो 36 से इसको भाग कर देते हैं, 36 से इसको भाग करेंगे तो देखिएगा, 6 36, 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 48 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 0 है तो 0। इसको 6 से काटते हैं, 6 चौको, इसको 2580
बटे 6। 6 चौको 24 के 4 एक बचा 18 हो जाएगा। 6 तो एक 18 जीरो है तो जीरो। कितना आएगा 430 आ जाएगा। कितना प्रतिमाह वेतन कितना होगा 430 रुपए। लेकिन पेंशन क्या है उसके वेतन की आधी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंशन। यहाँ पे क्या करना है पेंशन बराबर पेंशन क्या हो जाएगी या फिर प्रतिमाह पेंशन कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ तो 430 उसकी आधी है तो बटे 2। 2 दूनी 4 ये 2 एकम 2 2 पंजी 10 मतलब 215 रुपए क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा 215 रुपए जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है और थोड़ा सा समझने लायक भी क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके का आता है। ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि कंपटीशन आप जानते हैं कितना हाई है तो ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन एकदम सिंपल ही है लेकिन क्या है कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या है 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। 8 संख्याओं का औसत क्या है 27 है। अगर इनको कुल योग निकालना हो तो क्या करेंगे गुणा 8 सत्ते 56 के 6 कैरी 5 8 दूनी 16 5 21 21 हो जाएगा। आगे बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो कह रहा संख्याओं के नए समुच्चय को ज्ञात कीजिए। तो इसका नया समुच्चय क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कुल योग निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमको 8 संख्याओं का औसत दिया गया कितना 27 और बोल रहा है अगर प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो जब संख्या को 8 से गुणा कर रहे हैं तो एवरेज को भी तो 8 से गुणा करेंगे क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं। अब ये देखिए पीछे पूरा डिटेल से बताए थे कैसे एवरेज में गुणा करते हैं तो कैसे हो जाता है उसी तरीके से डायरेक्ट इसको करते हैं। संख्या में 8 से गुणा करेंगे तो किसमें कर देंगे संख्या में 8 से गुणा करेंगे तो 8 साई क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 27 गुणे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं 8 सत्ते 56 के 6 कैरी 5 8 दूनी 16 5 21 मतलब 206 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही इजी। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नहीं है इतने ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 32 तक। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो और लगा हो कि हमने आपके लिए मेहनत की है तो फ्रेंड्स आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और हाँ अगर आपको भी पसंद आया है तो चैनल तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद वंदे मातरम।